नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। माँ, क्या सामने वाले मकान में किराएदार आ गए हैं? वहाँ लाइट जल रही है। रोहन ने अपनी माँ सुजाता से पूछा। हाँ, दोपहर में मैंने ट्रक से सामान उतरते देखा था। पति पत्नी और एक सुंदर नाजुक सी बेटी है। मैं उनके घर चाय लेकर गई तो उन्होंने कह दिया कि हम लोग चाय नहीं पीते। महिला ने अपना नाम भी नहीं बताया था। थोड़ी अक्खड़ सी लग रही थी। रोहन 22 वर्ष का स्वस्थ सजीला हंसमुख सुजाता और सुरेश का इकलौता बेटा था। पिता की रेडीमेड कपड़ों की चलती हुई दुकान थी। माँ सुजाता गृहिणी थी। मध्यम वर्गीय हंसता खिलता परिवार था। माँ के मुंह से सुंदर और नाजुक सी लड़की सुनकर उसे देखने की जिज्ञासा उठी थी। उसकी बालकनी और उनका कमरा आमने सामने था। किशोर व मन की असीम उत्कंठा के कारण पर्दों के हिलते डुलते ही वह सुंदर सी लड़की को झांकने के प्रयास करता, पर वह उसके दीदार से वंचित रह जाता था। लगभग 10-15 दिनों के बाद वह जब तब दिखने लगी थी। कभी झाड़ू लगाती तो कभी कपड़े सुखाती हुई, हमेशा व्यस्त और अपने में उलझी हुई। एक दिन सुजाता ने बेटे को बताया कि उसका माँ का नाम माधुरी है। वह पार्षद का चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। माँ, तभी उनके यहाँ लोगों की चहल पहल बनी रहती है। अच्छा है, यदि कोई परेशानी होगी तो अपना काम आसानी से हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि वह किसी का काम करती होंगी, सुजाता जी बोली थी। रोहन सामने वाली लड़की के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को उत्सुक हो उठा था। वह बदरंग सा कुर्ता सलवार पहने रहती थी। उसका चेहरा डरा डरा सा रहता, उदासी के आवरण से ढका हुआ रहता। वैसे तो उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था। आंखें बड़ी बड़ी और कजरारी, और पतले से होठ पर काले घुंघराले बाल। रोहन की नज़रें तो जैसे उस पर से हटती ही नहीं थी, लेकिन निगाहें मिलते ही वह डरी हुई हिरनी की भांति कुचाले मारती हुई पल भर में अंदर भाग जाती थी। रोहन तो उसकी चाहत में पागल ही हो चुका था। काफ़ी दिनों की लुक्का छुपी के बाद एक दिन जब वह कॉलेज जाने के लिए स्कूटी निकाल रहा था, तभी वह भी अपनी साइकिल निकाल कर अपना गेट बंद कर रही थी। दोनों की आंखें चार हुई थी। उसको मुस्कुराते देखकर मंजरी ने अपनी आंखें फेर ली थी। उसके माथे पर चोट का काला निशान देख वह चौंक उठा था। फिर उसके हाथों की चोट, जिसे वह अपने दुपट्टे से छिपाने का असफल प्रयास कर रही थी, उसकी आंखों में छिप नहीं सकती थी। अब तो वह उससे बात करने के लिए बेचैन हो उठा था। वह उसके आने के इंतज़ार में एक जगह स्कूटी रोककर खड़ा हो गया था। संयोगवश कुछ दूर जाने के बाद चौराहे पर रेड लाइट हो जाने के कारण सारा ट्रैफिक रुक गया था। वह अपना साइकिल किनारे से निकालने का प्रयास कर रही थी, तभी बाइक वाले के धक्के के कारण वह अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई और साइकिल के साथ ही गिर पड़ी। रोहन की सांसें तेज चलने लगी और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से सहारा देकर उठाया था। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। चलिए, मैं आपकी चोट की ड्रेसिंग करवा दूँ। उसके हाथ से खून बह रहा था। नहीं, आप रहने दीजिए। अम्मा को मालूम होगा तो वह मुझे मारेंगी। सच्चाई उसके मुंह से निकल पड़ी थी। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर चोट पर जबरदस्ती बांध दिया था। केमिस्ट शॉप से एक ट्यूब भी खरीद कर दे दिया था। आपके माथे पर चोट कैसे लगी? मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। उसके चेहरे से सफ़ेद जूठ साफ झलक रहा था। उसने घबरा कर रुमाल खोलकर वापस कर दिया। मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, कहती हुई वह जल्दी से अपनी साइकिल पर बैठकर तेजी से वहाँ से चली गई। वह कुछ देर तक वहाँ ठगा सा खड़ा रह गया था। यही थी उसकी पहली मुलाकात। उसने घर लौटकर माँ को पूरी बात बता दी थी। घर सामने होने के कारण वहाँ आने जाने वाले लोगों पर निगाहें पड़ ही जाया करती थी। उनके यहाँ अक्सर शाम को कुछ लोग आया करते थे और देर तक बैठकें हुआ करती थी, परंतु मोटे पर्दे और बंद दरवाजे अपने अंदर का रहस्य अंदर ही समेटे रहते। अब वह रोहन की मुस्कुराहट का प्रत्युत्तर छोटी सी मगर डरी सी मुस्कान से देने लगी थी। उसका मासूम सा चेहरा जैसे अपने दिल के दर्द की कहानी बयां करने को बेचैन हो। लगभग 3 महीने बीत गए थे, लेकिन उन लोगों के बारे में कुछ अधिक नहीं मालूम हो सका था। रोज शाम को कुछ छोटे भैया नेता टाइप के दबंगों का चेहरा भले पहचान में आने लगा था। सुजाता और माधुरी के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी। माधुरी ने एक दिन शिकायती लहजे में बताया कि मंजरी का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जबकि इस साल बोर्ड की परीक्षा है। दिन भर बैठकर टीवी देखती रहती है। सुजाता जी का तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो।
आप आज से ही मेरे पास भेज दीजिए करिए, मैं उसे पढ़ा दिया करूँगी। वह सुजाता के पास पढ़ने आने लगी थी। वह उसे प्यार से कुछ खिला पिला दिया करती थी। वह धीरे धीरे उनसे खुलने लगी थी। आंटी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अम्मा अक्सर स्कूल से मेरी छुट्टी करवा देती है। वह जैसे ही पढ़ने बैठती है वह चिल्ला पड़ती है। घर का सारा काम करना, फिर भी गाली और पिटाई। मैं तो अपनी ज़िंदगी से थक चुकी हूँ। रोहन इसकी बातों को सुन रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें रोते रोते लाल हो उठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नाजुक सी लड़की का दर्द कैसे दूर करे। सुजाता दी ने उसे प्यार से अपने गले से लगा लिया था। बेटी, घबराओ मत, कोई भी परेशानी हमेशा नहीं रहती। तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ जरूर एक दिन आएंगी। रोहन और मंजरी की छोटी छोटी मुलाकातें कभी उनके घर पर तो कभी बाहर, तो कभी इशारों इशारों में होने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खोने लगे थे। एक दिन अपनी बालकनी में कपड़े सुखाते हुए रोहन को इशारा कर रही थी। तब उसकी माँ माधुरी ने उसे रोहन को इशारा करते हुए देख लिया था। उस दिन उन्होंने सुजाता दी से खूब गाली गलौज और लड़ाई की और रोहन पर अपनी बेटी को फुसलाने का इल्ज़ाम लगाकर उसे गुंडों से पिटवाने और जेल में डलवाने तक की धमकी दे डाली थी। वह खुलेआम चिल्ला रही थी, मेरी पहुंच बड़े बड़े नेताओं तक है। तुम्हारा बेटा जेल चला गया तो जमानत भी नहीं होगी। लेकिन सच्चे प्रेमी भला खतरों से कभी डरते हैं? वे कहीं ना कहीं अपने दिल का दर्द बांट ही लिया करते हैं। मंजरी 11वीं में आई थी। उसने कोचिंग में पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी। अम्मा पापा ही काफ़ी लंबी बहसबाजी के बाद ऐसी कोचिंग में उसका एडमिशन करवाया गया जहाँ फीस नहीं लगती थी, साथ ही उस पर पूरी निगरानी रखी जाती थी। अब वह देखता था कि मंजरी सुबह होते ही कभी घर का सामान लेने जाती, कभी दूध तो कभी सब्जी। ये सिलसिला रात तक चलता रहता और वह जैसे ही घर में घुसती माधुरी की चीख चिल्लाहट की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती थी। एक दिन वह रोहन के सामने फपक पड़ी थी। रोहन, अम्मा मुझसे कहती है कि तुम पैसे चुरा लेती हो। बताओ, क्या मैं चोर लगती हूँ? उसका मासूम सा चेहरा देखकर रोहन की आंखें भी भीग उठी थी। एक किस्सा समाप्त नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाया करता। एक शाम उनके घर में गाली गलौज मारपीट की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। उन लोगों का शोर कोई सुन न ले, इसीलिए फुल वॉल्यूम में टीवी चल रहा था। 3-4 दिनों बाद मंजरी मिली तो उसने बताया कि पापा बोले कल उन्होंने रात 10,000 रुपये गिनकर जेब में रखे थे, सुबह जेब में नहीं थे। अम्मा ने साफ साफ कह दिया कि वे कुछ नहीं जानती। घर में उन तीनों के सिवा तो दूसरा कोई था नहीं, इसलिए पक्का था कि मंजरी ने ही चुराए हैं। उसने बताया कि उसकी जमकर पिटाई हुई। पापा ने बेल्ट से पूरी पीठ उधेड़ कर रख दी थी, तो अम्मा ने लाते घूसे से थप्पड़ों से कुटाई कर डाली। उसके बैग, अलमारी, बिस्तर सब कुछ खंगाल डाले गए। सच बता, अपने आशिक को दे आई? पापा बोले, इतने रुपए लेकर घर से भागने की तारी तो नहीं कर रही? मार पीट तो रोज की बात हो चुकी थी, इसलिए वह भी ढीठ बनती जा रही थी। मार डालो, एक दिन किस्सा ही खत्म हो जाए। लेकिन घर का काम करने के लिए नौकरानी चाहिए। बतौर दिनों के लिए खाना बंद और स्कूल भी जाना बंद कर दिया गया। रोहन को वह दिखाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए वह बेचैन था, लेकिन उससे मिलने का कोई रास्ता भी नहीं था। जब 3-4 दिनों के बाद वह दिखाई दी तो उसके चेहरे का रंग काला सा पड़ा हुआ था। शरीर एकदम दुर्बल सा दिखाई पड़ रहा था। जब रोहन को उसने बताया कि 3 दिन से उसने अन्न का दाना भी नहीं खाया है, तो सुनते ही रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहले जूस पिलाया, फिर डोसा खिलाया था। रोहन, अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। मंजरी, मैं अपनी माँ से बात करूँगा। छोटे भैया गुंडे टाइप नेता जो रोज शाम को आते थे, लेकिन मैं उन लोगों के सामने नहीं जाया करती थी। हंसी ठट्ठा और पानी पिलाना चलता। अम्मा सच धज कर बैठ जाया करती और देर रात तक बैठकें चलती। मंजरी अंदर लेटे लेटे कई बार सो जाया करती, तो कभी कदार उन लोगों के भद्दे भद्दे हंसी मजाक व गाली गलौज सुनती रहती। कुछ दिनों से वह नहीं मिली थी, लेकिन अब वह नए नए कपड़ों में दिखाई देने लगी थी। घर के कामों के लिए काम वाली आने लगी थी। वही झाड़ू पोछा वगैरह किया करती थी। अब वह घर से बहुत कम निकला करती। एक दिन रात में चुपके से एक पत्र रोहन को देखकर जल्दी से वह अपने घर में भाग गई थी। प्रिय रोहन,
जैसे बकरे को बलि देने से पहले नहला धुलाकर माला पहनाई जाती है, वैसे ही आजकल मुझे बढ़िया खाना खिलाया जाता है। मेवा मिठाई खाने को दी जाती है और कोई ताकत के कैप्सूल खाने को दिए जा रहे हैं जिससे मेरा शरीर बढ़ जाए। मैं कैप्सूल तो नाली में फेंक देती हूँ। आजकल मारपीट और अत्याचार बिल्कुल बंद कर दिया गया। मेरी शादी का ड्रामा रचकर मुझे बलविंदर, जो 50 साल का है, उसके साथ बेचा जा रहा है। एक दिन वह आया था तो अम्मा ने मुझे बैठक में बुलाया था। वो तो मुझे देखते ही बेकाबू हो गया। मुझे अपने बगल में बिठा लिया। उसकी वासना से पूर्ण लाल डोरे वाली आंखें मेरे जिस्म के आर पार देख रही थी। उसके हाथ में शराब का जाम था। उसने पहले मेरे गालों पर हाथ फेरा, फिर मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया। मैं गुस्से से वहाँ से उठकर अंदर भाग गई थी। अम्मा उसके साथ खुसर पुसर बात कर रही थी। शायद मेरा सौदा तय कर लिया है, इसलिए मुझे घर में बंद करके रखा हुआ है। रोहन, यदि तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं कुछ कर बैठूंगी, पर उस बलविंदर को अपना शरीर नहीं छूने दूंगी। जो करना है जल्दी करना, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। रोहन ने पत्र अपनी माँ सुजाता को दिया। उन्होंने अपनी नौकरानी से उनके घर आने वाली दाई से पता लगाने को कहा था। 3 दिनों में यह साफ हो गया कि गुपचुप तरीके से उसके फेरे डालने की बातें घर में हो रही हैं। सुजाता जी को मालूम था कि मंजरी बालिग हो चुकी है। उन्होंने अपने बेटे रोहन को चुपचाप मंजरी को लेकर दिल्ली भाग जाने की सलाह दी। दूसरा कोई रास्ता न दिखाई पड़ने पर मंजरी को लेकर कभी बस तो कभी ट्रेन में छिपते छिपाते दोनों दिल्ली पहुंच गए। वह सुजाता की पुरानी सहेली ने दोनों की शादी करवा दी। दोनों ही अपना ठिकाना बदल बदल कर अपना समय बिता रहे थे। मंजरी होशियार थी। वह अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर घर से निकली थी। सुजाता जी जानती थी कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, लेकिन एक तरफ उनके बेटे का प्यार था तो दूसरी ओर इस नाजुक सी लड़की के जीवन को बचाने का दायित्व। वे प्यारी सी मंजरी के लिए सारे खतरों से लड़ने के लिए तैयार थी। मंजरी को घर में न पाकर माधुरी के पैरों के नीचे से मानो धरती ही खसक गई थी। मंजरी के अवज में उन्हें पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट और एक बड़ी धनराशि मिलने वाली थी। अब तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने रोहन के नाम पर नामजद रिपोर्ट पुलिस में लिखा दी। उन्होंने लिखवाया कि वह उनकी लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया है और मंजली घर से 5 लाख रुपए लेकर भागी है। वह और उसके माँ बाप ने मिलकर उसकी नाबालिग बेटी को गायब कर दिया। उन दोनों पर पुलिस अत्याचार शुरू कर दिए गए। पहले पूछताछ शुरू हुई। जब उससे कोई नतीजा नहीं निकला तो दोनों की पुलिस ने पिटाई करके जेल में बंद कर दिया, क्योंकि दबंग नेता का पुलिस पर दबाव जो था। इधर मंजरी और रोहन यहाँ वहाँ भागते हुए परेशान थे। तभी उन्हें माता पिता के घर की कुर्की और उनकी पिटाई की खबर मालूम हुई तो रोहन और मंजरी दोनों टूट गए और पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। माँ बाप को पुलिस ने छोड़ दिया। बेटी की जमानत हो गई, लेकिन बेटी ने माँ बाप के पास जाने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने उसे नारी निकेतन में भेज दिया। नारी निकेतन की हालत देख कर वह सिसक पड़ी थी। वहाँ छोटी बड़ी सभी उम्र की लड़कियाँ और महिलाएं थीं। कुछ तो ठीक दिखाई पड़ रही थी, कुछ की दशा बहुत दयनीय दिखाई पड़ रही थी। वार्डन की शक्ल के रूप में उसे दूसरी अम्मा मिल गई थी, जो बहुत कड़क और कर्कश आवाज़ में बद्दी बद्दी गालियाँ दिया करती। सीलन से भरी हुई कोठरी में जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ, जहाँ बरसों से सफ़ेदी नहीं हुई थी। जमीन पर गंदी फटी चादर बिछाकर सोना पड़ता था। कुछ महिलाओं ने उसको देखते ही अश्लील इशारे करना शुरू कर दिया। खाने में चावल के साथ कीड़े और दाल कम, पानी ज़्यादा होता, लेकिन आखिर पेट का सवाल था। वह कब तक वह भूखी रहती। अपने हाथों से कीड़े हटाकर चावल खा जाती, फिर तो वह खुद ही दाल चावल साफ करवाने की कोशिश करती। कभी कभी सब्जी के नाम पर कुछ मिल जाता तो कभी अचार मिल जाया करता, लेकिन सुजाता ने उस नाजुक सी लड़की को उसके हाल पर नहीं छोड़ा था। वे बस की लंबी यात्रा करके उससे मिलने हर हफ्ते जाती। वे अपने साथ खाना नाश्ता लेकर आती, उसे अपने हाथों से प्यार से खिलाती, उसके लिए धुले हुए कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें लाकर देती। उनका प्यार दुलार मंजरी के लिए ऑक्सीजन का काम करता। उसको यहाँ से जल्दी छूटने का आश्वासन दिया करती। उनसे मिलने के बाद उनके मन में फिर से जीने का उत्साह जाग उठता था।
वे जो कुछ भी खाने का सामान देकर जाती वह सबके बीच बांट देती। जो रोटी खाने के लिए मिला करती उसे ही बचा कर रख लेती और सुबह पानी में भिगो कर खा लेती। यही उसका नाश्ता होता। नारी निकेतन का उद्देश्य महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना होता है। सिलाई, कढ़ाई और दूसरे गृह उद्योगों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कागजों में होती है। नियम कायदे केवल कागजों में बनाए जाते हैं, लेकिन उनका अनुपालन करना कितना होता है इस बात से कोई अनजान नहीं है। वहाँ पर एक थी गीता दीदी, जो उसे बेटी की तरह प्यार करती थी। वे बड़ी उम्र की थी। उन्होंने अपने जेठ के सिर पर डंडा मार दिया था क्योंकि वह उनकी बेटी के साथ बलात्कार करना चाहता था। जेठ की मौत हो गई थी, इसलिए उन पर हत्या का मुकदमा चल रहा था। एक दिन वे मंजरी से बोली, देख मंजरी, सिलाई अच्छी तरह से सीख लो। हो सकता है इसी हुनर से तुम अपने पैरों पर खड़ी होकर जीवन में आगे बढ़ सको। दीदी सिलाई सीखने के बहाने सबके कपड़े सिलवाती रहती। दिन भर मशीन चलाते चलाते पैरों में दर्द हो जाता, तब जाकर 2 वक्त का खाना मिलता है। क्यों दीदी, बबीता को मैडम ब्यूटी पार्लर भी बेचती है। मैं तो इतनी सुंदर हूँ, फिर भी वे मुझे बाहर नहीं भेजती। काश मुझे बबीता की तरह ही जिंदगी मिल जाए। सज धज कर रहना, रोज के रोज बाहर घूमने जाना, अच्छे कपड़े पहनना, ब्यूटी पार्लर में बाल कटवाना, नेल पॉलिश लगाना। मंजरी चुप हो जा, तुम्हें बबीता का दर्द पता नहीं है। उसे रोज नई जगह भेजा जाता है, कभी तो ऑफिस, कभी होटल। हर दिन हर घड़ी उसे थाल में सजी हुई मिठाई की तरह भूखे लोगों के सामने परोस दिया जाता है। वह जल्लाद भला क्यों रहम करे। वह चाहे उनकी बेटी की ही उम्र की हो तो ये भूखे लोग उसके जिस्म के हर हिस्से को नोचते खसोटते हैं। हवस की भूख ऐसी रहती है कि आंसू और चीख चित्कार उसकी आँख की लो पर घी डालने की तरह उनके वैशीपन को बढ़ाती जाती है। यह सब बताते हुए उनका चेहरा आंसुओं से भीग उठा था। वह भी सिसकियां भर रही थी। वह सहम उठी थी। एक दिन नारी निकेतन में जोर शोर से सफाई का कार्यक्रम चल रहा था। 1-2 कमरों में रंग रोगन भी करवाया गया। उस दिन खाना भी अच्छा मिला था। पता लगा था कि आज यहाँ इंस्पेक्शन करने बड़े अधिकारी आ रहे हैं। कभी मैनेजर तो कभी अधिकारी तो कभी नेताजी भी आया करते। गीता दीदी ने बताया था कि यहाँ से लड़कियों को रात में कहीं भेजा जाता है। फिर कई बार उसने गौर भी किया कि लड़कियों के गले पर, गालों पर काले काले निशान होते थे। वह छोटी थी, इसलिए कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसके लिए ये बातें अविश्वसनीय और अकल्पनीय थी। एक दिन किसी अधिकारी ने बाहर ऑफिस में बुलाकर उससे पूछताछ की थी। वह तो सोच बैठी थी कि अब उसके मुकदमे की जल्द सुनवाई होने वाली है, लेकिन गीता दीदी ने बताया था कि तुम्हारी सुंदरता पर किसी की नज़र फिसली थी। वह तुम्हारी अस्मत के साथ खेलना चाहता था, लेकिन वार्डन मैडम ने मना कर दिया था कि इसके ऊपर किसी नेता की नज़र है, इसलिए नहीं भेज सकती। अब वह डरी सहमी हुई सी रहा करती। सुजाता माँ जी को आए हुए 15 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। वह अपने जीवन से निराश होकर अपने जीवन का अंत करने के विषय में सोचा करती। एक दिन सुजाता माँ जी आई तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। चिंता और परेशानी के भाव के कारण वह गुमसुम थी। उसके बहुत कुदेरने पर उसे लिपट कर रो पड़ी थी। बेटी, मैं हार गई। तुम्हारे पापा तुम्हारा नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर तुम्हें नाबालिग सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुझे पता लगा कि वे तुम्हारे ननिहाल गए हुए हैं। वहाँ तुम्हारे मामा लोगों को झूठी सच्ची कहानी सुनाकर उनकी सहानुभूति ले रहे हैं। जब दोनों काफ़ी देर तक रो चुकी तो मंजरी आवेश में बोली, माँ जी, यह समय रोककर हार मनाने के लिए नहीं। आप किसी को मेरी नानी के पास भेज दीजिए। मैं पत्र लिख कर दूंगी। मेरे पत्र से उन्हें सच्चाई का पता लगेगा। बेटी, पुलिस हम लोगों की निगरानी कर रही है और तुम्हारी मम्मी के उस गुंडे के हाथ पुलिस बिकी हुई है। इसीलिए बहुत गुपचुप तरीके से किसी के द्वारा तुम्हारा असली बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाना पड़ेगा। साजिश कोर्ट में पेश करने के बाद तुम्हें बाहर निकालना संभव हो जाएगा। मंजरी के चाचा भी अपने भाई भाभी के विरोध में गवाही दे चुके थे। सुजाता के भाई जो दिल्ली में रहते थे, वो और मंजरी के चाचा घनश्याम दोनों उसके ननिहाल गए और वहाँ पर उसका सारा सच बताया।
तब उन लोगों की आंखों से झूठ का आवरण हटा और उन लोगों ने झटपट उसका असली बर्थ सर्टिफिकेट नगर पालिका से निकलवा कर दे दिया। कोर्ट की कार्यवाही तो मंथर गति से चल रही थी, परंतु सुजाता जी के अथक प्रयासों के कारण फर्जी दस्तावेजों की पोल खुल गई थी। राधेश्याम जी की गवाही और सहयोग को भी कोर्ट ने स्वीकार किया। 2 वर्षों की नारकीय पीड़ा और सहने के बाद उसे वहाँ से मुक्ति और आज़ादी मिली थी। वह माँ सुजाता और रोहन की ऋणी थी। उन लोगों के गले लगकर वह घंटों तक रोती सिसकती रही थी, परंतु यह तो खुशी के आंसू थे। बाहर आने के बाद उसे मालूम हुआ कि माँ जी का परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है। दुकान बंद हो चुकी है। सब कुछ जेल, कोर्ट कचहरी और वकील के साथ साथ पुलिस की जेब गरम करने उनकी भेंट चढ़ चुके हैं। खेत गिरवी रखे हुए हैं, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए थे। लेकिन धन्य थी सुजाता माँ जी, जिन्होंने हार नहीं मानी और अपने बेटे के प्यार के लिए उस नाजुक सी लड़की को नर्क से निकाल कर ले आई। रोहन और मंजरी का स्वागत करने के लिए सुजाता जी पहले घर पहुंच चुकी थी। आसपास की महिलाएं ढोलक के थाप पर गीत गा रही थी। साधारण सी लाल गोटा लगी हुई साड़ी, हाथों में कांच की लाल चूड़ियाँ, माथे पर बिंदिया, सौंदर्य की लालिमा से मंजरी का चेहरा दमक रहा था। 21 वर्ष की छोटी सी उम्र में उस नाजुक सी लड़की ने अपने छोटे से जीवन काल में क्या क्या नहीं सह लिया था, देख लिया था, लेकिन वह टूटी नहीं और उनके सच्चे प्यार की जीत हुई। सुजाता जी की दोनों बाहें फैली हुई थी और उनके बीच उनके जिगर के टुकड़े इतने करीब थे, वह ये विश्वास नहीं कर पा रही थी। आखिर में वह पल भी आ ही गया जब वह नाजुक सी लड़की अपने पिया की बाहों में खो गई थी। कुछ ही सालों में मंजरी ने जो हुनर नारी निकेतन में सीखा था, उसके सहारे कपड़ों का काम शुरू कर दिया। सुजाता जी और सुरेश तो अनुभव थे ही, रोहन ने भी रात दिन मेहनत की और जिंदगी को पटरी पर ला दिया। जिंदगी की बकिया एक बार फिर से खिल उठी थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।